हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आपका इंडिविजुअल ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था, 4 लेक्चर्स हमारे जनरल इंट्रोडक्शन के इंडिया के हुए थे, सामान्य परिचय का जो हुआ था, उसी के हम लोग आगे आज पढ़ना शुरू करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग इसको रिकॉल कर लें, जैसे कि हमने आपको भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझाया था, फिर मैंने आप लोगों को कर्क रेखा के बारे में बताया था, फिर मैंने भारत के क्षेत्रफल के आधार पर बांटा गया था। कुछ लोगों का चीन और यूएस से भी कंफ्यूजन है, तो याद रखिएगा जो मैं लिखाया हूं उसमें द्वीपीय देश भी शामिल किए गए हैं। जो द्वीपीय देश होते हैं उनको भी शामिल किया गया है, तब वो उस पोजीशन पर है। ठीक है, अगर उनको छोड़ देंगे तो आप लोग कह रहे हो सही है। ठीक है, तीसरी चीज की फिर मैंने कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को बताया था। फिर बताया था कि भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है वह हमारे 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि हमने बताया था कि तटीय क्षेत्र की लंबाई पूछी जाए तो कितना 6100 किलोमीटर है। फिर हमने बताया था कि इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप का जोड़ दिया जाए तो 7517.7 किलोमीटर हो जाता है। फिर हमने इनमें 9 तटीय राज्यों के क्रम भी आपको बेहतर रूप से समझाने की हमने कोशिश की थी। आज यह इसका जनरल इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो आइए टाइम ज्यादा न लेते हुए आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो मुद्दा उठाएंगे, कुछ पॉइंट्स को लेकर उठाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि पूछे जाते हैं। जैसा कि एक आपने नाम सुना होगा पुडुचेरी। क्या सुना है? पुडुचेरी के बारे में आपने सुना होगा। यहां से हम हिसाब के एक प्रश्न बनता है कि पुडुचेरी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। क्या है भैया? केंद्र शासित प्रदेश है। और पूछा जाता है कि पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है और ये कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है और कितने क्षेत्रों में फैला है। तो अगर हम दरअसल पुडुचेरी के बारे में जान रहे हैं, यहां पर बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा। अगर हम पुडुचेरी के राज्य के बारे में देखें, अगर हम पुडुचेरी के राज्य में इसका विस्तार देखें तो यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में भैया फैला हुआ है? इसका विस्तार 3 राज्यों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर क्षेत्र देखें कितने क्षेत्रों में यह फैला हुआ है, तो यह क्षेत्र हमारे आते हैं 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, यह क्या हो गया? यह क्षेत्र हो गया। कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 4 क्षेत्रों में। इसका 4 क्षेत्रों में अधिकार है, पर वो कितने राज्यों में यह है? तो यह मात्र 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में भैया? 3 राज्यों में है। और प्रश्न यहां से हमेशा पूछा जाता है कि पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है या कितने क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को हमें मिलता है। एक प्रश्न आपके अक्सर इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको मैप के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम जाने तो सबसे पहले अगर देखा जाए पहला क्षेत्र, क्योंकि पुडुचेरी के बारे में देखा जाए तो पुडुचेरी हमारा यहाँ पर क्या है? ये हमारा पुडुचेरी, पुडुचेरी हो गया। ये हमारा क्या है? पुडुचेरी। और पहली बात तो पुडुचेरी है कहां पर? तो पुडुचेरी याद रखिएगा ये कहां पर आता है? तमिलनाडु में आता है। ये तमिलनाडु में आता है। कहां पर आता है भैया? ये हमारा तमिलनाडु में आता है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी का विस्तार हम जान रहे थे, क्षेत्र जान रहे थे कितने क्षेत्रों में है। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो इसका पहला क्षेत्र आता है वो होता है माहे। क्या होता है? माहे होता है। और माहे पर जो अधिकार है वो पुडुचेरी का अधिकार है। और माहे या पूछ ले कि माहे किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पुडुचेरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और माहे किस राज्य से संबंधित है? तो यह राज्य आप जानते हो, यह राज्य कौन सा होता है? केरल राज्य होता है। कौन सा होता है? केरल राज्य होता है। इसी के ठीक बाद अगर हम लोग आंध्र प्रदेश में देखें तो यहाँ पर पुडुचेरी का एक विस्तार देखने को मिलता है और वो होता है यमन होता है। क्या होता है? यमन होता है। और अगर देख लें एक बार फिर से पुडुचेरी का, तो यहाँ पर होता है कराईकल, कराईकल होता है। क्या होता है? कराईकल होता है। यानी जो पुडुचेरी का क्षेत्र विस्तार देखा जाता है, ठीक, और एक खुद पुडुचेरी भी क्या है? खुद उसके अधिकार में आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पुडुचेरी खुद क्या हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में इतना समझिएगा कि पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्य और 4 क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगर 4 क्षेत्रों की अगर हमने बात की तो उन 4 क्षेत्रों को हमने आपको लोकेट कराया मैप पर। तो पहला ये कौन सा आता है? पहला आता है हमारा माहे।
सा आता है भैया? माहे आता है। माहे के बाद कौन सा आता है? यमन आता है। कौन सा आता है भैया? यमन आता है। यमन के बाद कौन सा आता है भैया? कराईकल आता है। कराईकल आता है। कौन सा आता है? कराईकल आता है। अब कराईकल के बाद कौन सा आएगा? पुदुचेरी आएगा। खुद देखो कौन सा होता है? पुदुचेरी भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज जान गए क्षेत्र है। अब ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? इनके अगर हम राज्य की चर्चा करें तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। दिख रहा है ना ऊपर? 3 राज्यों में। पहला राज्य अगर देखा जाए तो राज्य कौन सा होता है? केरल में होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में आता है। कहां आता है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में होता है। क्या होता है? तमिलनाडु में होता है। तो ये हमारे जो पुदुचेरी है वो 3 राज्य और 4 क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। अब यहां से कैसे आप सॉल्व कैसे करोगे? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पुदुचेरी के क्षेत्रों के ही नाम देकर उनके राज्य पूछ लेता है। जैसे पूछ देगा कि माहे किस राज्य से संबंधित है, यमन किस राज्य से संबंधित है, कराईकल किस राज्य से संबंधित है, पुदुचेरी किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा माहे जो है वो केरल से है। यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ये कौन सा राज्य है? ये केरल है। ये कौन सा है? ये तमिलनाडु है। और ये कौन सा है? हमारा आंध्र प्रदेश है। क्या भैया? आंध्र प्रदेश है। तो ये हमारा पुदुचेरी का एक फॉर्म रहा, जहां से आपके एक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न कभी-कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इनको जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ गया? तो इस पुदुचेरी वाले फॉर्म को भी आप याद रखिएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और अब यहां से बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? देखिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर भी है 85 43 81 54 वाला और हमारा व्हाट्सएप भी इसी पर चलता है। आपको जो भी पॉइंट समझ में ना आए आप कॉल बैक कर दीजिएगा। आपने जो हमसे प्रश्न पूछा था, हमारी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आंसर नहीं दे पा रहा था, हमने देखा तो हमने वो चीज आपको बता दिया। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, भेज दीजिएगा आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट करते रहिएगा हर एक चीज को। चलिए अब कुछ हम महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, बिंदु के बारे में। किसके पढ़ेंगे? पॉइंट को लेकर पढ़ेंगे। मतलब ये कोई फेमस प्लेस होता है, फेमस प्लेस कह लो, फेमस एक प्रसिद्ध स्थान कह लीजिए जहां से प्रश्न ये उठ चुके हैं। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कन्याकुमारी पढ़ते हैं, कन्याकुमारी पढ़ लिए, इंदिरा पॉइंट पढ़ते हैं, इंदिरा कॉल पढ़ते हैं, यहाँ पर सरक्रिक पढ़ते हैं, वहां पर वालागू या किब्दू पढ़ते हैं। इस तरीके के जो प्रसिद्ध स्थान है, इन्हीं जैसे इंदिरा पॉइंट, ये सब इन्हीं में से कुछ और भी स्थान हैं जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है, इसे कोलाबा पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाबा, कोलाबा पॉइंट बोलते हैं। ये पूछा गया है कि कोलाबा पॉइंट किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोलाबा पॉइंट महाराष्ट्र से संबंधित है। वहीं अगर यहां पर देखा जाए आपको तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आता है कैलीमरे। क्या आता है भैया? कैलीमरे आता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या पर आता है? कैलीमरे आता है। तो ये होता है पॉइंट कैलीमरे, POINT, पॉइंट कैलीमरे। क्या होता है? पॉइंट कैलीमरे होता है। तो पॉइंट कैलीमरे किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और कोलाबा पॉइंट किससे संबंधित है? तो वह महाराष्ट्र से संबंधित है। क्लियर है? किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। वहीं अगर हम श्रीलंका वाले के क्षेत्र की बात करें तो श्रीलंका में भी 2 पाया जाता है। एक यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि अभी उस फिगर को दिखाना है। चलिए इसको हम यहाँ दर्शा देते हैं और इनका नाम हम यहीं पर लिख देते हैं। समझ गए? एकदम अच्छे से हर चीज को पढ़ने की सोचिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट, POINT, पॉइंट पेट्रो, PET, पेट्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट पेट्रो। और एक और जो देखते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट जाफना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाफना बोला जाता है। तो कहोगे सर ये आपके बताने का उद्देश्य क्या है, आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे कोलाबा पॉइंट यहाँ पर क्या हो, जाफना हो गया। ठीक है, तो जाफना एक LTT संस्थान सुने होंगे, LTT बता दें। ठीक है,
टी टी। इन्होंने इंदिरा गांधी का मतलब हत्याकांड में इसका एक माफिया गैंग है। ये जो एलटीटी है ये एक तरह का क्या है, माफिया गैंग है। लेकिन वर्तमान समय में श्रीलंका के द्वारा इस गैंग को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक माफिया गैंग था ये। तो ऐसे स्थानों के लिए हमारे सब फेमस हैं हमारे जो, तो इन सब से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे पॉइंट कोलाबा पॉइंट कहां पर है, कोलाबा पॉइंट कहां पर है, पॉइंट कैलिमने कहां पर है, पॉइंट जाफना कहां पर है, या पॉइंट पेड्रो कहां पर है। इस तरीके से आपके प्रश्न 1 या 2 नंबर के कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में ये प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो इनको भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको भी अपने माइंड में कर लीजिएगा। दूसरी बात, यहां से एक क्वेश्चंस और बन सकते हैं। जैसे देखा जाए तो हमने आपको कोलाबा बताया था, कोलाबा पॉइंट बताया था। दूसरा हमने बताया था कैलिमरे, कैलिमरे पॉइंट बताया था। ये 2 चीजें बताया था। यहां से 2 तरीके का प्रश्न और बन सकता है। जैसे हमने बताया कि जो कोलाबा पॉइंट है वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है। और कैलिमरे पॉइंट हमने बताया कि ये कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये चीज हमने बताई। अब जब हमने ये चीज बताया तो मान लो कि कभी राज्य ना पूछे कुछ और पूछ दे, तब आप क्या करोगे। मान लो कभी राज्य ना पूछे और कभी कुछ और पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, तब तो उसके समझना पड़ेगा ना। तो आपको पता होगा कि जो हमने 9 तटीय राज्य पढ़ाए थे, या ये जो तटीय राज्य पश्चिमी तट पूर्वी तट कहलाता है, इनको किसी नाम से भी जाना जाता है। जैसे गुजरात वाले तट को बोलते हैं कठियावाड़ का तट बोला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले को कुंकण तट बोला जाता है, ये आगे पढ़ाएंगे अभी हम, ठीक है। और कर्नाटक को कन्नड़ तट कहा जाता है। उसके बाद केरल वाले को मालाबार का तट कहा जाता है, तमिलनाडु को कोरोमंडल का तट। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि कोलाबा पॉइंट अगर महाराष्ट्र में स्थित है तो डायरेक्ट पूछ लिया, या पूछ दे कि कोलाबा जो पॉइंट है वो किस तट से संबंधित है, किस तट से संबंधित है। तो यहाँ पर आगे हम लिख लेंगे क्या, कोंकण तट से। क्या लिख लेंगे, कोंकण तट से लिख लेंगे। ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। किस हो जाएगा, कोंकण तट से हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस चीज को भी ध्यान में अपने रखिएगा, समझ में आ गया। उसके बाद अगला अगर देखा जाए तो कैलिमरे किससे संबंधित है, तो कैलिमरे जो होता है वो आपका कोरोमंडल तट से संबंधित है। कोरोमंडल तट, ठीक है। ये किससे संबंधित है, कोरोमंडल तट से संबंधित है। तो यहाँ पर कोलाबा जो पॉइंट होगा वो महाराष्ट्र में है, और किस तट से संबंधित होगा, कोंकण तट से संबंधित होगा। पॉइंट कैलिमरे कहां पर है, तमिलनाडु में है, और किससे संबंधित होगा, कोरोमंडल तट से संबंधित होगा। तो मान लीजिए कि जैसे हमेशा एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, अलग अलग अवधारणाओं पर आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमें भी अपने ट्रेंड को थोड़ा सा क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो इसको जरा आप लोग अपनी कॉपी पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को हर एक चीज क्लियर रहे अच्छे से। ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। चलिए ले लिया आप लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए जैसे हम लोग का एग्जाम जो है ना, जब हम बड़े स्तर पर एग्जाम देते हैं तो हमें हर तरीके से क्वेश्चनों का जो होता है एनालिसिस करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक हम हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। और अगर बात रही किताब पढ़ने की, तो किताब में एक पॉइंट में उसको लिख दिया गया है कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अब आपको किताब में ये नहीं समझाएगा कि कोलाबा पॉइंट जो है वो कोरोमंडल तट से संबंधित है, नहीं। ये आदमी तभी बता पाता है, या कोई भी टीचर या कोई भी विद्यार्थी तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा जब वह अन्य क्वेश्चनों के पैटर्न को देख पाएगा। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी चीज पढ़ाऊं तो उससे अगर मैं कोई भी रिलेटेड चीज बताऊं तो वो हमारे लेक्चर को विशेष रूप से ध्यान में सुनिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न बनेंगे मेरे मुंह से ही बनेंगे, लेक्चर से ही आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप मतलब लिखते भी हो तो लिखने में आप इन्हीं चीजों को लिखोगे ना, ठीक। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने 2 चीजों के बारे में अब तक पढ़ लिया। देखिए एक बात बताना चाहते हैं, बड़ा प्रेम से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा हर एक चीज। और ये भी आप लोग से कहना चाहता हूं, विनम्र निवेदन है आप लोग से कि एकदम बेहतर तरीके से पढ़िएगा। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, कोई चीज नहीं समझ में आता है, तो आप लोग हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ लीजिए। समय हम आपको बता देते हैं। समय आप हमसे पूछा करिए शाम को 6 से 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में हमसे पूछ लिया करिए। या सुबह आप अगर पूछना हो तो 10 से 11 के बीच में हमारी टाइमिंग खाली होती है, वहां पर पूछ लिया करिए, ठीक है। तो हम आपको हर चीज का जवाब देंगे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम एक तरफ अगर भारत का देखें, भारत की मुख्य भूमि को देखा जाए तो
भारत की जो मुख्य भूमि है वो एक तरफ हमारे बंगाल की खाड़ी से घिरी हुई है और एक तरफ हमारे अरब सागर से घिरी हुई है और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर से घिरी हुई है। यानी भारत तीनों तरफ से हमारे जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम प्रायद्वीप भी कहा जाता है। लेकिन हर देश का हर सागर पर एक सीमित अधिकार होता है। जो भी देश है भाई, जल जो सागर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हर सभी देशों के लिए। जैसे खनिज तेल का उत्पादन होना या अन्य चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं हमारे सागर। और हर सागर पर हर देश का अपना अपना एक सीमित अधिकार निर्धारित किया गया है कि भैया अगर आपका ये पूरा सागर है तो इतना हिस्सा आप इसका उपयोग में ले आओगे, इतना हिस्सा वो उपयोग में ले आएंगे। तो अब हमें जो पढ़ना होगा, हम पढ़ेंगे कि भारत का अरब सागर में सीमित अधिकार कितना है। भारत का अरब सागर में सीमित अधिकार या भारत का अरब सागर पर अधिकार क्षेत्र कितना है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे और एक एक चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे। यहां से प्रश्न तो बहुत लमसम कम पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो हमें कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, हमें हर एक एक प्रश्न को टच करना है ताकि एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं। तो हेडिंग डाल लेना कि भारत का अरब सागर में अधिकार क्षेत्र, ये हमारा हेडिंग रहेगा। चलिए शुरू किया जाए। चलिए आपके बात बता दें कि पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी जो घाट है वो काफी टेढ़ा मेढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पश्चिमी घाट है वो काफी टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे कटा छटा ऐसे कटा छटा, देखने से नहीं लगता है लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे एटलस में तो आपको ऐसे ही नजर आएगा। तो इस टेढ़े मेढ़े को यहाँ पर जल का विस्तार या जल को सीमित करने के, जल का बंटवारा, सागरीय क्षेत्र का बंटवारा करने के लिए एक लाइन पहले सीधी खींची गई ताकि इस टेढ़े मेढ़े जो हमें तट देखने को मिल रहा है, इससे जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको निपटारा किया जाए। तो इन लोगों ने एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दी। इन लोगों ने क्या कर दिया, एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दी और जो रेखा हमने आपको रेड कलर से दिखाया है उसी रेखा की हम बात करते हैं। तो यह जो रेखा जो इन्होंने ड्रॉ कर दिया, इस रेखा को हम बोलते हैं आधार रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। और इस आधार रेखा को उन्होंने 0 अंश निर्धारित कर दिया, 0 नॉटिकल मील कहा जाता है। ठीक है, क्यों किया गया, आधार रेखा की क्या आवश्यकता पड़ी। जब हम मैथ में पढ़ते हैं और किसी भी प्रश्न का हल निकालना होता है तो सबसे पहले हम x मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी है तो उसका सही आकलन या सही आंकड़ा नहीं निकाला जा सकता या उसका विस्तार सही तरीके से नहीं हो सकता। इसीलिए इस टेढ़े मेढ़ी समस्या को दूर करने के लिए एक आधार रेखा खींची गई यह, ठीक है, और उस आधार रेखा को 0 अंश नॉटिकल मील पर क्या किया गया, निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, अब भारत का ये जो स्थलीय जो तटीय क्षेत्र और आधार रेखा के बीच का जो ये जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई कि आधार रेखा और भारत के पश्चिमी तटीय के मध्य जिस जलीय क्षेत्र का विस्तार हमें देखने को मिलता है उसे आंतरिक जल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे आंतरिक जल कहा जाता है। क्या बोलते हैं भैया, आंतरिक जल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, आंतरिक जल है। समझ में आ गया, यानी आधार रेखा और भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के मध्य जो जल का विस्तार है उसे हम आंतरिक जल के रूप में जानते हैं। समझ में आ गया, इससे इस आधार यह जो आंतरिक जल है इस पर भारत का अपना संपूर्ण अधिकार है। ये इसका भारत क्या कर सकता है, आराम से उपयोग कर सकता है। उसका आंतरिक खुद का ये जल है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। समझ गए, पहली बात। दूसरी बात, जब हम 0 नॉटिकल मील से, देखिए 1 नॉटिकल मील बराबर बता दें, 1 नॉटिकल मील बराबर जो होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 नॉटिकल मील होता है। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। तो 0 नॉटिकल मील से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां पर मिलता है 12 नॉटिकल मील मिलता है। क्या मिलता है भैया, 12 नॉटिकल मील की हमें संभावनाएं देखने को मिलती है। समझ आ गया, क्या मिलती है, 12 नॉटिकल मील हमें देखने को मिलता है। जब हम 0 से आगे बढ़ते हैं, यानी जब हम ये दूरी तय करते हैं 0 से, जब हम यहां पर आते हैं तो हमें जो दूरी मिलती है वो कितनी होती है भैया, 12 नॉटिकल मील होती है। 12 नॉटिकल मील होती है। अब
नाटिकल मील के जो बीच का जो क्षेत्र होता है, ध्यान से सुनिएगा भैया, या तो कह लो कि आधार रेखा और 12 नाटिकल मील के मध्य में जो जलीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्या है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्रीय सागर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? क्षेत्रीय सागर कहलाता है। पहले हम आपको एक एक बारी बारी चीजों से समझाएंगे कि क्या कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का अरब सागर में क्षेत्रीय अधिकार कितना है, तो बता सकते हैं कि भैया 0 नाटिकल मील से लेकर 12 नाटिकल मील तक का जो क्षेत्र कहलाता है वो भारत का क्षेत्रीय अधिकार होता है। क्या होता है? भारत का क्षेत्रीय अधिकार होता है। वहीं अगर 12 नाटिकल मील से छोड़ दें, फिर 0 यानी फिर आधार रेखा से लेकर फिर अगली देखी जाए तो यहां पर आता है हमें 24 नाटिकल मील आता है। क्या आता है? 24 नाटिकल मील। ध्यान सुनिएगा यहाँ प्रश्न पे, अगर हम 0 से लेंगे तो 0 से 24 नाटिकल मील के बीच के हिस्से को, नाटिकल मील के बीच के हिस्से को मतलब 0 से 24 लेंगे तो हमारा कहलाता है संलग्न क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर हम 12 नाटिकल मील से लेकर, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 12 नाटिकल मील से 24 नाटिकल बीच के जो क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको संलग्न क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? और वही क्योंकि हम आधार रेखा माने हैं तो हमेशा 0 से ही लेते हैं। क्या लेते हैं? हमेशा 0 से लेते हैं। तो फिर आधार रेखा से अगर हम यहां तक के हिस्से को देखें तो ये होता है 200 नाटिकल मील। अब 0 से आधार रेखा से अगर 200 नाटिकल मील तक के बीच के क्षेत्र को देखा जाए, यानी 24 नाटिकल मील से 200 नाटिकल मील के बीच के क्षेत्र को देखा जाए तो इसे विशिष्ट आर्थिक मंडल भी कहते हैं, ठीक है, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या? अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है या विशिष्ट आर्थिक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? तो इस पे इनका कार्य क्या होता है? क्षेत्रीय सागर का कार्य क्या है? संलग्न क्षेत्र का कार्य क्या है? या विशिष्ट आर्थिक मंडल का कार्य क्या है? इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। एक काम करिए, इतने का तब तक आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। 2 मिनट लीजिए, खड़ा के जल्दी से लीजिए। हो गया? चलिए ले लिए। चलिए अब हम आते हैं, जरा सा हम एक एक चीज को डिफाइन करते हैं आपको कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आराम से पढ़िए। सबसे पहले अगर हम लेंगे तो क्षेत्रीय सागर की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रीय सागर की अगर हम बात करते हैं। आखिर क्षेत्रीय सागर का अगर हम बात करते हैं तो यह 0 नाटिकल मील से कितना है? 12 नाटिकल मील है। ठीक है, और यह जो क्षेत्रीय सागर होता है इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। इस पर क्या है? संपूर्ण अधिकार लिख लीजिएगा, संपूर्ण अधिकार। बस इतना लिखकर काम खत्म करिए। कितना भैया इस पर संपूर्ण अधिकार है? किसका? भारत का। समझ में आ गया? दूसरी बात, जो संलग्न क्षेत्र होता है वो किस काम में आता है? संलग्न क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये 0 से लेकर कितना हो जाएगा? 24 नाटिकल मील हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है? आखिर संलग्न क्षेत्र क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो संलग्न क्षेत्र जो होता है इसमें भारत को, ध्यान से रखिएगा, किसमें? इसमें भारत को, दरअसल सागर है, ध्यान से समझिएगा, दरअसल सागर है। तो क्या यहां से हमारा जो भारत है वो अरब सागर के द्वारा अन्य देशों से क्या करता है? व्यापार करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है। और व्यापार करता है और यहाँ पर व्यापार होता है जलमार्गों के द्वारा, तो बड़े बड़े से बड़े बड़े जहाज आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो इस क्षेत्र में उन जहाजों को रोका जाता है। इस क्षेत्र में उन जहाजों को क्या किया जाता है? रोक दिया जाता है। ठीक है, और क्या क्या किया जाता है? जैसे भारत जो है इस क्षेत्र में क्या करता है? साफ सफाई करवाता है। क्या करवाएगा भैया? साफ सफाई करवाएगा इस क्षेत्र में, जो जहाजों के द्वारा जो गंदगियां हुई होगी। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद यह सीमा शुल्क लगा देता है। सीमा शुल्क भी यही क्या करता है? वसूलता है। कौन? भारत क्या करता है? सीमा शुल्क भी करता है। उसके बाद क्या करता है? यह वित्तीय अधिकार भी इसका होता है। क्या होता है? वित्तीय अधिकार भी यह अजमाता है इस पर। यानी सिंपल सी भाषा में कह लें तो इस संलग्न क्षेत्र में जो भी जहाजें आती हैं या जो भी व्यापार की दृष्टि से दूसरे देश से जो जहाजें आ रही हैं वह इस क्षेत्र में जब आती हैं, संलग्न वाले क्षेत्र पर आती हैं, तो पहला काम क्या करता है? भारत उस एरिया
एरिया का साफ सफाई कराता है, क्योंकि जब जहाजें आती हैं तो अपने साथ बहुत ही तरल पदार्थ जो विषय या गंदगियां जो होती हैं वो लेकर आती हैं, तो उससे भारत की जिम्मेदारी है कि उन क्षेत्रों को वो क्या रखे, साफ सुथरा रखे। इसीलिए वो क्या करता है, इन क्षेत्रों में, संलग्न क्षेत्रों में साफ सफाई करवाता है। दूसरी अगर बात करें तो सीमा शुल्क लेता है, जो जहाजें आती हैं उनका क्या करता है, उससे शुल्क भी लिया जाता है। और तीसरा अगर हमने देखा है तो तीसरा लिखा है कि उसको वित्तीय अधिकार भी क्या है, प्राप्त है। समझ में आ गया क्या है, वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है। तो आपके संलग्न क्षेत्र में ये सारे कार्य किए जाते हैं भारत के द्वारा। समझ में आ गया। चलिए अगला जो देखेंगे, अगला भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अन्य आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है या विशिष्ट आर्थिक मंडल भी कहा जाता है। तो वहां हमारे देश को लिख लीजिए अन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ये कहां से कहां तक होता है, ये 0 से लेकर 200 नॉटिकल मील तक होता है। अब इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, ध्यान सुनिएगा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वैज्ञानिक शोध किए जाते हैं, जहां पर नए नए द्वीपों की खोज की जाती है। समझ में आ गया। इस क्षेत्र में भारत को वह अधिकार दिए गए हैं कि भारत इन क्षेत्रों में आकर वैज्ञानिक शोध कर सकता है, सागरीय क्षेत्रों की गहराई में जाकर कुछ रहस्यमय चीजों की पता कर सकता है, किसी द्वीप के बारे में पता कर सकता है। तो यह शोधन क्षेत्र कहलाता है भारत का। इसको कैसे हम लिखेंगे, सिंपल सी भाषा में लिखेंगे। ठीक है, लिख देंगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं। यहाँ पर क्या होता है भैया, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, क्या होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। ठीक है, और नए द्वीपों का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, या नए द्वीपों की खोज। और अगला क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन की बात कर लें या खनिज संसाधन की बात कर लें, चाहे जो कह लें वही बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर नीचे लिख लेना, क्या लिख लो, प्राकृतिक संसाधन के लिए भी यहां पर उपयोग किया जाता है। यह हो गया प्राकृतिक संसाधन। क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। समझ में आ रहा है। तो इन क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रश्न आपसे जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि भारत का जो अरब सागर क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में साफ सफाई सीमा शुल्क अगर भारत लेता है, वो क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, या उस क्षेत्र को कौन सा क्या कहा जाता है, तो वो संलग्न क्षेत्र होता है। ये अगर पूछ ले कि संलग्न क्षेत्र कहां से कितने नॉटिकल मील से कितने नॉटिकल मील के क्षेत्र को कहते हैं, तो अगर इस तरीके के ऑप्शन रहे, लाइट कट गई है इसलिए थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, इस क्लास को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, परेशान मत होइएगा। आइए चलिए, थोड़ी सी लाइट कट गई थी, वैसे चीजें गड़बड़ हो गई थी। आइए कंटिन्यू करते आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये भारत का अरब सागर में अधिकार क्षेत्र को लेकर हमने पढ़ा। तो इससे प्रश्न आपके लगभग कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको आपको मोटा मोटी इतना ही याद रखना है कि क्षेत्रीय सागर का भारत का क्या अधिकार है, संलग्न क्षेत्र में उसके क्या कार्य हैं, या फिर अन्य आर्थिक क्षेत्र में उसका क्या कार्य है। अब अगला आते हैं कि 200 नॉटिकल मील के बाद जो सागरीय क्षेत्र हमें प्राप्त होता है, जिसे उच्च सागर के नाम से जानते हैं, इस पर सभी देशों का अपना अधिकार होता है। यहाँ पर देखा जाए 200 नॉटिकल मील के बाद यहाँ पर किसी एक देश का अपना एक अधिकार नहीं होता है, बल्कि सभी देश मिलकर अपना इस पर अधिकार करते हैं, या सभी देशों का इस सागरीय क्षेत्र पर अधिकार होता है। समझ में आ गया। तो इन चीजों को अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लीजिएगा, ताकि हर एक चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, इसको मिटा दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। शुरू करें, चलिए आराम से पढ़िए आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से, ताकि हर एक पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षाओं में कुछ बातें विशेष बताई थी, जैसे कि हमने बताया था कि भारत उत्तर की तरफ स्थलों से घिरा हुआ है, और यह देखा जाए तो किस क्षेत्र में, यहां पर अगर इस तरफ देखा जाए तो जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ। तो भारत का अगर उत्तरी हिस्सा, अगर थोड़ा सा बात करें, उत्तरी हिस्सा अगर प्राकृतिक सीमा की बात करें, दो तरह की सीमाएं होती हैं, एक कृत्रिम सीमा होती है, प्राकृतिक सीमा होती है। प्राकृतिक सीमा के अंतर्गत पर्वत, पहाड़, नदियां, झील यही सब आते हैं, जो दो देशों को अलग करना है या उनके बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। और कृत्रिम सीमा क्या मतलब होता है, कृत्रिम सीमा हो ऐसी सीमा होती है जो मानव के द्वारा की गई होती है, निर्धारित की गई होती है। तो यहां पर अगर ये क्षेत्र देखा जाए तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र आता है वो हमारा हिमालय का आता है। क्या आता है,
हिमालय का क्षेत्र आता है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो यहां पर कुछ पहाड़ियां हमें देखने को मिलती है, जैसे यहां पर एक पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, और कुछ पहाड़ियां हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम्स में कि हिमालय पूछा जाता है कि भारत को चाइना से कौन सा प्राकृतिक सीमा अलग करता है, तो वो हिमालय हमारा क्या करता है, चाइना को भारत से क्या करता है, अलग करने का कार्य करता है। ठीक वही प्रश्न पूछा गया कि ऐसी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। दरअसल ये वाला क्षेत्र हमारा कौन सा कहलाता है, म्यांमार कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, म्यांमार कहलाता है। तो ये प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जो भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो यहाँ पर जो पहाड़ी आती है उसको बोलते हैं हम पटकोई बुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटकोई बुम बोला जाता है। अगला जो देखा जाता है उसको हम बोलते हैं नागा पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नागा पहाड़ी बोलते हैं। नागा पहाड़ी के बाद जो अगला होता है उसको हम पूर्वी मणिपुर पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी बोला जाता है। अगला जो आता है इसको हम मीजो पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मीजो पहाड़ी बोलते हैं। वही जो अगला जो हमें देखने को मिल रहा है इस पहाड़ी को हम आराकान युमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आराकान युमा पहाड़ी। क्या बोलते हैं भैया, आराकान युमा पहाड़ी बोला जाता है। तो ये सभी की जो सभी पहाड़ियां आप देख रहे हो, पटकोई बुम, नागा पहाड़ी, जब हम पहाड़ी पढ़ाएंगे तो इनका अच्छे से आपको मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, तो इन पहाड़ियों को हम वहां पर विस्तारित रूप से समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम छोटी चीज को जानेंगे जहां से प्रश्न आता है। तो ये सभी की सभी पहाड़ियां पहली बात तो हमारे हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय का ही हिस्सा जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये सभी की सभी जो पहाड़ियां आपको मैंने बताई, ये भारत और म्यांमार के बीच क्या बनाती हैं, एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं, एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हैं। समझ में आ गया। तो इन चीजों को अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा और पूछ दे कि इन सभी पहाड़ियों में से सबसे लंबी सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो सबसे लंबी सीमा का निर्धारण आराकान युमा करता है। तो ये जो होता है आराकान युमा, सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करता है। कौन, आराकान युमा पहाड़ी करता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि ऐसी कौन सा हमारा प्राकृतिक सीमा है जो भारत को एशिया से, चाइना से अलग करता है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है भाई, ये क्षेत्र हमारा चाइना होता है। तो ऐसा पूछे कि ऐसा कौन सी प्राकृतिक सीमा है जो भारत और चाइना को अलग करता है, तो आप कहना हिमालय है। हिमालय भारत और चाइना को अलग करता है। बात पूछा जाए कि भारत और म्यांमार को कौन कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं, पटकोई बुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और आराकान युमा पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। समझ में आ गया। इन पॉइंटों को अपने माइंड में रख लीजिएगा। वहीं दो प्रश्न और है, ये सब वन लाइनर प्रश्न है। वहीं अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हमारा केरल आता है, ये हमारा तमिलनाडु है। तो यहीं पर देखा जाए तो एक हमें स्थान देखने को मिलता है जिसका नाम होता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, पता है कि कन्याकुमारी एक बहुत ही बेहतर, एक बहुत प्राकृतिक का सौंदर्य दिया हुआ तोहफा है, जहां पर हमें 3 अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों की लहरों का एक अद्भुत हमें दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद अपना ध्यान भी करते थे, मतलब पठन पाठन लगाए और ध्यान भी लगाते थे। और यह भारत का दक्षिणी बिंदु भी है। उसी के साथ ही साथ यह भारत का अंतरीप भी है। क्या है, अंतरीप। अंतरीप, आखिर यह अंतरीप होता क्या है, अंतरीप मतलब क्या होता है। अंतरीप का मतलब यह होता है, ध्यान से सुनना, पूछा जाता है कि भारत का अंतरीप कौन सा है, अंतरीप प्रायद्वीप कौन सा है, तो याद रखना मुख्य भूमि का, ध्यान से सुन लो भाई, मुख्य भूमि का वह छोटा सा हिस्सा, मुख्य भूमि का वह छोटा सा स्थल जो तीनों ओर जल से घिरा हो, उसको अंतरीप कहते हैं। प्रायद्वीप और अंतरीप
प्रायद्वीप और अंतरीप दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। प्रायद्वीप में हम भूखंड को बड़ा ले लेते हैं और तीन तरफ स्थल से घिरा होता है, और अंतरीप में छोटा स्थल होता है जो तीनों तरफ इससे घिरा होता है, जलीय क्षेत्रों से घिरा होता है। तो कन्याकुमारी हमारा एक अंतरीप है। भारत का पूछा जाएगा भारत का दक्षिणी अंतरीप कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। वहीं अगर एक प्रश्न देखा जाए तो यहां पर एक आता है कराईकल, नागरकोइल, क्या आता है, नागरकोइल। नागरकोइल तमिलनाडु में आ रहे हैं। कहां पर है, नागरकोइल जो है वह तमिलनाडु में, ठीक है। और नागरकोइल जो है वह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को अलग करने का कार्य करता है। दरअसल जब आप देखोगे तो कुछ हिस्से में हमारा पश्चिमी घाट ऐसे जुड़ा हुआ है, ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट ऐसे जुड़ा है और आगे से जाकर थोड़ा सा फैल गया है, तो वह हिस्सा जो होता है उसको नागरकोइल बोलते हैं। तो नागरकोइल जो होता है वो हमारे पश्चिमी घाट वह पूर्वी घाट को अलग करता है, को क्या करता है, को अलग करता है। ये भी याद रखिएगा कि नागरकोइल जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करता है, अलग करता है। समझ में आ रहा है। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे मतलब निचले स्तर के एग्जाम में कभी कभी अहम भूमिका अदा करते हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारा आज का जो था सामान्य परिचय था, जहां से कुछ प्रश्न हमारे बच गए थे पढ़ाने के लिए, जिसको मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। तो कल से हम आपको हिमालय पढ़ाने शुरू करने वाले हैं। भारत का भौतिक प्रदेश स्टार्ट करेंगे, और भारत का जो भौतिक प्रदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए टॉपिक, चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके मेंस के पर्पस से हो। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं, और खास करके हम सबसे पहले हिमालय का पोर्शन पढ़ेंगे। तो हिमालय की बहुत सारी चीजों के बारे में हम कल जानेंगे, और उसको विस्तारित तौर पर हर एक चीज को डिफाइन करके अच्छे से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा हिमालय पर यानी भारत का भौतिक प्रदेश से होगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं, सो प्लीज कॉल मी या प्लीज व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।